आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में रविवार को बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत यूपी के 3000 नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चुनावी नतीजों पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही आगे की रणनीति भी तय की गई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि 90 बार कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को गिराया है, ये आज प्रजातंत्र की दुहाई देने लगे हैं और संविधान के रक्षक बन गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम लिए बगैर उन्हें पढ़ा लिखा अनपढ़ कह दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में बीजेपी को इस बार सिर्फ 33 सीट मिली है, जबकि विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो बीजेपी के लिए चिंता की बात है। और इसी चिंता पर मंथन हुआ है। रविवार को हुई इस मीटिंग में जब पहुंचे जेपी नड्डा तो बात उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को लेकर हुई है। हार के कारणों पर समीक्षा की गई है। स्मृति ईरानी, जो कि अमेठी से चुनाव हार गई, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रही। हार पर समीक्षा जरूरी इसलिए भी है कि न सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस बल्कि आगे के लिए भी रणनीति तय करनी यहाँ जरूरी बीजेपी को लग रही है मौजूदा समय में, क्योंकि सिर्फ 33 सीटें ही बीजेपी यहाँ पर जीत पाई, जबकि दावा 80 की 80 सीटें जीतने का एनडीए का था। जेपी नड्डा ने कहा है कि मूल मंत्र अपना पक्का होना चाहिए। बीजेपी पैन इंडिया पार्टी, जबकि कांग्रेस जो है वो परजीवी है। पढ़े लिखे अनपढ़ तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को कहा गया। आने वाले सालों में भारत दुनिया की कैसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जेपी नड्डा ने इसका जिक्र किया और ये कहा, मैं यही कहूंगा कि अपने काम पर फोकस रखें और लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा पहुंचें। तो उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया था और लगातार उस पर दबाव बनाए रखा था। कोई संदेह नहीं, 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया कि जो भी राजनीतिक दल है, अगर वो कहीं सक्षम है नॉर्थ ईस्ट में, तो मध्य भारत में शून्य है। अगर कोई सक्षम है उत्तर भारत में, तो वो दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलती है। अगर वो सक्षम है पश्चिम भारत में, तो पूर्व में उसका नाम लेवा भी नहीं है। और अगर कोई सक्षम है मध्य में, तो उसका उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण कहीं भी नाम लेवा नहीं है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में। अगर कोई पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है।
हार के कारणों पर समीक्षा जरूरी है भी, सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस में रिजल्ट अच्छे नहीं आए यही एक वजह नहीं है, बल्कि भविष्य को लेकर भी यहाँ रणनीति बनाने की बात सामने आ रही है। आर के मिश्रा इस पर बात करने के लिए बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय कौशिक मेरे साथ में है, कांग्रेस नेता, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से भी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ विनय कुमार सिंह है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले आर के मिश्रा जी, जो मौजूदा स्थिति है उसमें हार की समीक्षा जरूरी तो है, लेकिन क्या विपक्ष को नजरअंदाज करने सही है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से हम अति आत्मविश्वास के साथ 2024 में आए, वो कहीं ना कहीं हमें परिणाम दिखाता है। देखिए, इस तरह की जो ओवर कॉन्फिडेंस था, वो कहीं ना कहीं जंप करने का काम किया। और निश्चित तौर पर इस तरह की जो समीक्षा होती है, हर एक पार्टियां करती है, चुनाव होती है, निश्चित तौर पर हर एक पार्टियों ने क्या होगा, लेकिन जो हार का जो कारण रहा मुख्य वजह से, वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, जो कि ये तो ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही। दूसरी बात ये है कि इसी कैबिनेट के अंदर में भी ऐसे मंत्री, विधानसभा के अंदर में भी, अपने विधानसभा के अंदर में भी कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। तो ये सारी चीज जब हम समीक्षा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो कि पार्टियों का, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश, लोग असफल, उसको काट करने में असफल हुए। और जहां पर वो संविधान खतरे में है या पीडीए की बात कर रहे थे, वो मुझे लगता है कि हम लोग उस चीज में थोड़ा सा असफल जरूर हुए। और यही परिणाम, यही बात है जिसको कि कहीं ना कहीं हमें परिणाम के रूप में ये सामने आ रहा है। आगे हम जरूर इसकी समीक्षा करेंगे और भी समीक्षा करेंगे। कार्यकर्ताओं को जमीन स्तर पर काम करने की जरूरत है और संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है। 2027 का विधानसभा चुनाव है या आगे जो 10 सीटों के ऊपर में जो उपचुनाव है, उसके ऊपर में भी बिल्कुल हम उसके ऊपर में काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर संगठन को और कार्यकर्ताओं को मिलकर के काम करना पड़ेगा। जैसे विपक्षी दल हमने देख लिया है, जो चाहे उनको फॉल्स नैरेटिव सेट करनी पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता विपक्षियों को। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर बीजेपी कह रही है ये रामराज है, बीजेपी कह रही है कि जनता सर्वोपरि है, बीजेपी कह रही है कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, तो फिर क्यों अकॉर्डिंगली बीजेपी एनडीए 80 की 80 सीटों पर जीतने वाली थी, तो क्यों फिर बीजेपी 33 पर सिमट गई? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। विनय कुमार सिंह जी, क्या समाजवादी पार्टी ने सोचा था कि 37 सीटों पर कब्जा होगा या फिर इंडिया ब्लॉक इस तरीके से कमाल कर पाएगा? और अगर ये हुआ है तो इन बढ़े हुए नंबर्स के साथ भविष्य की तैयारी अब क्या है? देखिए, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, संविधान वो मार्गदर्शक है जिसे मैं कभी छोड़ नहीं सकता। भारत के संविधान के रचनाकार बाबा साहब की जय जयकार। देखिए, भारतीय जनता उत्तर प्रदेश के अंदर उसने अपनी मंशा, उसके अपने कृत्य, उसके अपने कुकृत्य रहे हैं जिसकी वजह से हारी है, और जनता इस चीज को भली बात समझी है। आज जब भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करती है तो सारी सीटों पर समीक्षा करती है, क्यों नहीं बनारस पे समीक्षा करती, क्यों नहीं अमेठी पर समीक्षा करती है, क्यों नहीं लखनऊ पर समीक्षा करती है? जरूर लखनऊ और बनारस जीते हैं, लेकिन जहां से भारत के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, जिनके नाम पर पूरा देश अयोध्या भूल गया जाता है, नहीं अयोध्या भी आएंगे, जहां पे जिनके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, 3 घंटे वो प्रधानमंत्री पीछे रहे। 10 लाख का दावा करने के बाद वह जो है 1.5 लाख वोट से मुश्किल वो चुनाव जीतते हैं। तो ये क्या है? ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति रोष है। उसके बाद जो काठ की हांडी बार बार धर्म के नाम पर चढ़ाते रहे। काठ की हांडी तो प्रधानमंत्री ने इंडिया ब्लॉक के लिए कहा था, अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी के लिए कहा था। हालांकि ये जोड़ी काम कर गई। जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए हैं वो कांग्रेस ने खुद भी नहीं सोचा होगा। मैं आपको बता दूं, काठ की हांडी उन्होंने किसी के लिए भी कहा था, लेकिन चढ़ाते हमेशा वही थे धर्म के नाम पर। वो भूल गए कि हिंदुस्तान को क्या चाहिए, युवाओं को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। अब लोगों ने किस आधार पर वोट किया? देखिए, एक तो होता है हार की समीक्षा करना, जो आर के मिश्रा जी ने कहा कि बीजेपी कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी कुछ समीक्षा तो कर रही होगी कि कितने कौन से वो मुद्दे रहे जिसके आधार पर ये वोट मिले हैं,
किन किन मुद्दों वो के आधार पर हम सीधा जीत गए मुद्दा हैं। है, विजय कौशिक जी से जान लेती हूँ, देखिए, आप ही के जनता का सहयोगी मुद्दा हैं, रहा, विजय कौशिक जी से जान लेती हूँ मैं। हाँ पूरी बात तो सुन लिया कीजिए। बताइए। जनता का मुद्दा रहा, हम जनता से डायरेक्ट जुड़े रहे और जनता की जो अपेक्षाएं थे उसको हम उठाने में ठीक है। उनकी हम कामयाब रहे। हम ठीक बार है। बार कहते थे कि यार आप आरक्षण की बात करते थे कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन जब आप कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा तो आपने लल्लू सिंह को क्यों नहीं हटाया, अनंत हेगड़े के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, आप दिया कुमारी जो है राजस्थान की उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, गिरिराज सिंह के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। आप कहते रहे कि हम 400 दे दो, हम संविधान बदल देंगे। हाँ। आखिर जनता क्या चाहती है? आपने जिन आपको नामों का समझना जिक्र पड़ेगा किया ना। है, आपने कहा है इन सभी के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ। आर के मिश्रा जी से मैं इसका रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले विजय कौशिक जी, चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इससे पहले भी गठबंधन में आ चुकी हैं, लेकिन पहले ऐसा फायदा मिला नहीं था। इस बार नंबर्स अच्छे आए हैं, कॉन्फिडेंस अच्छा है, और वो कॉन्फिडेंस राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस लीडर्स के बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है। विनय कुमार जी, अगर आप ही बोलते रहेंगे तो बाकी पैनलिस्ट का नंबर ही नहीं आएगा। आप ही के सहयोगी हैं विजय कौशिक जी। आप जो कह रही है, आप नंबर अच्छे नहीं आए हैं। हम उत्तर प्रदेश में हमने पटखनी दी है भारतीय जनता ठीक पार्टी है, को। ठीक है, पटखनी दी है, ठीक है, पटखनी दी है। अब यहाँ दूसरों को बोलने का मौका भी आप दीजिए। आप ही के सहयोगी हैं विजय कौशिक जी, कांग्रेस से हैं, बोलने दीजिए, ओवरलैप मत कीजिए। जब आपका नंबर आएगा तब आप बोलिएगा प्लीज। विजय कौशिक जी, कांग्रेस ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, ये कांग्रेस, हालांकि दावे पार्टी अलग अलग तरीके से करती है, बढ़ चढ़कर करती है, लेकिन कांग्रेस के जो नंबर्स आए हैं वो ऐतिहासिक हैं, अच्छे नंबर्स हैं। इन अच्छे नंबर्स के साथ में आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है कांग्रेस की? क्या इंडिया ब्लॉक के नेता यूं ही साथ में मिलकर काम करने वाले हैं आगे, या कुछ खटपट हो जाएगी जैसे दिल्ली में हो गई? देखिए, सच्ची बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम किसी भी भ्रम में बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अच्छे नंबर्स आने का मतलब हमेशा सत्ता ही होता है कि सत्ता में जनता ने आपको काम करने का मौका दिया या नहीं दिया। हम जो नंबर्स हमें मिले हैं, हम इससे संतुष्ट नहीं है, और हमारा ये मानना है कि जो सरकार की जो फेलियर नीतियां थी उसके चलते लोगों ने हमें विश्वास जताया। जिन लोगों ने कांग्रेस सरकार के समय का पहले काम देख रखा है, उन लोगों ने हम पर भरोसा जताया। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए एक पॉजिटिव लक्षण है कि जिसके चलते हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में आम जनता भाजपा की इस प्रशासन वाली सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अब जहां तक भाजपा के जो सम्मेलन हो रहे हैं, समीक्षा बैठकें हो रही हैं, ये सब फर्जीवाड़ा है, क्योंकि क्या भाजपा हाईकमान को नहीं मालूम? कांग्रेस हाईकमान को तो सब मालूम है कि भी हम कैसे पिछड़ गए सत्ता की दौड़ में, कैसे हम पैसे में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाए, कैसे हम प्रोपेगेंडा में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाए। तो क्या बीजेपी को मालूम नहीं है कि भी वो क्यों हार रही है? उत्तराखंड की मंगलौर सीट से बीजेपी ने हरियाणा के व्यक्ति को पैसे लेकर टिकट दे दी। देखिए कितनी गंभीर बात है कि बीजेपी का कार्यकर्ता दरी बिछाता रहे, लेकिन दूसरी पार्टी से बीजेपी में जाए, पैसे दे और टिकट ले ले। तो वहां पर भाजपा ने भाजपा को हराया, जिस तरह से दिल्ली में हराती रही है। ऐसे ही बीजेपी का कार्यकर्ता देश भर में बीजेपी को हराने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि अशोक चौहान सबसे बड़े भ्रष्ट भाजपा उनको बताती थी। आज वो बीजेपी के बड़े सम्मानित नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। अजीत पवार का ले लो, किसी का ले लीजिए, इतनी लंबी फेहरिस्त है, गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। आज भाजपा इस अहंकार में है कि अगर वो राह चलते किसी भी व्यक्ति के गले में बीजेपी का पटका डालकर उसे चुनाव लड़ा देगी तो वो जीत जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम तरह के मुद्दे हैं जो जनता के लिए संघर्ष करेगा। यानी आप कह रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे आपने उठाए, इसीलिए लोगों का सपोर्ट आपके साथ रहा। आर के मिश्रा जी, अच्छा, इलेक्शन कोई भी हो, घूम फिरकर ये बातें जरूर आती हैं। देश के कुछ जाने पहचाने बड़े नाम, चुनिंदा नाम, जिनका जिक्र अभी विनय कुमार ने भी किया, विजय कौशिक ने भी किया, इन नामों के इर्द गिर्द बीजेपी की इमेज डेंट होती है क्या? आप तो कहते हैं नहीं, जांच चल रही है, लेकिन फर्क तो पड़ता होगा। अगर कोई भ्रष्ट, कोई आरोपी आपकी पार्टी में आ जाए, फिर उसे एक तरीके से क्लीन चिट मिल जाए। नहीं, क्लीन चिट किसी को नहीं मिली है रत्ना, आप इस चीज को समझ लें।
और हमें देखा है, जैसे हमने एक इंटरव्यू में हमने मुझे पता था कि आप ये कहेंगे कि क्लीन चिट नहीं मिलती है। अब उसमें भी मेरा सवाल आप सुन लीजिए। आप कहेंगे क्लीन चिट नहीं मिली है, कोर्ट में ऑलरेडी मामला चल रहा है, लेकिन उन नेताओं पर जो कोर्ट के मामले चलते हैं वो आए गए हो जाते हैं या फिर ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही कुछ आरोपी नेता, जो भ्रष्ट नेता, सो कॉल्ड भ्रष्ट नेता विपक्ष में होते हैं, तो फिर कोर्ट की कार्रवाई भी आगे चलती है, फिर जेल भी हो जाती है, फिर अलग अलग तरीके से मुश्किलें बढ़ती भी हैं। सवाल इसलिए है कि क्या बीजेपी क्लीन चिट दे देती है? कोर्ट नहीं, बीजेपी। नहीं, बीजेपी भी क्लीन चिट नहीं देती है। देखिए, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और जब मामला सब जुडिशियल होता है तो उससे किसी तरह का निर्णय या किसी को हम बेहतर नहीं समझते। कांग्रेस इस चीज को नहीं समझती, क्योंकि न्यायालय का भी सम्मान वो करना नहीं जानती है। तो कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल, हमने देखा है कि जिस तरह से न्यायालय के आदेश के बावजूद भी उनकी जो टिप्पणी होती है वो कहीं ना कहीं न्यायालय को भी कटघरे में खड़े करने की कोशिश करती है। न्यायालय का सम्मान पर जो मामला सब्जुडिस है उसके ऊपर में निर्णय या उसके ऊपर। आर के मिश्रा जी, आपके ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। इसे रिकनेक्ट करते हैं, ठीक कराने की कोशिश करते हैं। आर के मिश्रा जी कह रहे हैं क्लीन चिट किसी को नहीं मिलती है, जांच चल रही होती है और आरोप हैं, आरोप तो इस तरीके से लगते ही हैं। लेकिन विनय कुमार जी, क्या आपको लगता है कि यही सब बातें हैं जो बीजेपी के लिए बैकफायर का काम कर गई, कि कोई आरोपों से घिरा हुआ नेता अगर बीजेपी में आता है, बड़े मीम्स भी चलते हैं, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए और फिर नेता वहीं जस के तस बने हुए हैं, या फिर जिसको लगता है बहुत ज्यादा आरोप, बहुत ज्यादा केसेस से घिर गया हूं तो चलो मैं बीजेपी में जाता हूं, क्लीन चिट मिल जाएगी, ऐसा है क्या? मैं आपको बताता हूँ, आप ही खुद इस पर विचार कीजिएगा। हेमंत बिश्व शर्मा 2015 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए, उसके पहले उनके ऊपर सीबीआई ने रेड मारा था। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी नेता 2017 में भाजपा में शामिल हुए, उसके पहले एयर इंडिया विलय मामले में उनके ऊपर केस चल रहा था। अजीत पवार 2023 में एनसीपी से छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए, उनके ऊपर सहकारी बैंक कथित अनियमितताओं के मामले, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस चल रहा था। भावना गौली के ऊपर केस चल रहा था, बीजेपी में समाप्त हो गया। संजय सेठ के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस चल रहा था, आते ही समाप्त हो गया। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर केस चल रहा था, नारद स्टिंग मामले में, भाजपा में आए, समाप्त हो गया। छगन भुजबल के ऊपर केस चल रहा था, प्रधानमंत्री जी कहते थे इस चीज को, भाजपा में आए, खत्म हो गया। अशोक चौहान है, बहुत से ऐसे, नवीन जिंदल है, जिनको कहा करते थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि कोयले से इनका मुंह काला हो गया, अब कौन से वॉशिंग मशीन में धुल करके कोयले से मुंह इनका सफेद हो गया, पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का पुलिंदा, झूठ की पाठशाला है, जो केवल एक ही वर्ग के लिए काम करती है, वह है यहाँ के पूंजीपतियों के लिए काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करना चाहती है, मैं इस पर इतना ही कहूंगा कि कानून की दलील है, स्वतंत्रता का ये मील है, कर्तव्य है, अधिकार है, विचारों का अंबार है, स्वराज भी इसी में है, इसी से हमारा वतन महान है। इसीलिए तो कहते हैं संविधान हमारा बहुत प्यारा है। तो आप संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, लोगों के हक और अधिकार के साथ छेड़छाड़ करेंगे। इसी जनता जनार्दन को न्याय करना, इसी जनता जनार्दन के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सेवा के लिए, और उन्हीं का शोषण करेंगे। आप बताते हैं कि हमने संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। आपने अगर संविधान का, लोकतंत्र का हनन नहीं किया तो 700 किसानों की शहादत हुई, उस पर कोई रिपोर्ट आई? कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ये महिलाओं के साथ जिस तरीके से देखिए कई घटनाएं हुई, क्या उस पर कुछ बोला इन लोगों ने? नहीं बोला। तो जनता सब समझती है, ऐसा नहीं है। जनता, लेकिन बात ये भी है कि जनता अगर सब समझती है, जनता अगर फिर सब समझती है, विजय कौशिक जी, सरकार तो एनडीए की रिपीट हुई है देश में, अगर इस तरीके से सपोर्ट होता तो फिर देश भर में होता और मैंडेट आप लोगों के साथ होता, बहुमत में होते आप। देखिए, मैंने क्या कहा, हमें मालूम है हमारी कमी क्या है। हमारी कमी ये रही कि हम इनके प्रोपेगेंडा का सही से जवाब नहीं दे पाए। याद रखिए, मोदी जी ने चुनाव में क्या प्रचार किया था कि भाई कांग्रेस सत्ता में आई तो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छिन जाएंगे,
हिंदुओं की संपत्तियों पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। देश की राजनीति में इतनी गिरावट शायद इससे पहले कभी नहीं रही, जिसका उदाहरण मोदी जी है। व्यक्तित्ववाद भी पूरा है कि बीजेपी में ऐसा लगेगा कि जैसे एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, किसी और की फोटो नहीं, किसी और के काम की कोई चर्चा नहीं। और मैं बड़ी सीधे से शब्दों में ये कह रहा हूँ कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का इतना दुरुपयोग हुआ है, न केवल राजनीतिक लोगों के खिलाफ। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड देश और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसकी जांच से ये साबित हुआ है अब तक कि भाई जिन पूंजीपतियों के ऊपर, न केवल राजनीतिक लोग बल्कि जिन पूंजीपतियों पर, जिसमें डीएलएफ के मालिक भी शामिल थे, सीबीआई की रेड डाली गई और जैसे ही उन्होंने चंदा दिया उनके मामले खत्म हो गए। हरियाणा में एक पूर्व मंत्री को जैसे बीजेपी में शामिल किया गया, उनके ऊपर जो सीबीआई के केस चल रहे थे उनमें वो बरी हो गए। क्या कहूंगा मैं इसे मैं प्रयोग कहूं, साजिश कहूं, क्या कहूं। आज उसी नेता को इन्होंने मंगलौर विधानसभा से टिकट दे दी, हिमाचल में ले जाकर, उत्तराखंड में ले जाकर। तो बीजेपी में बड़ा सीधा सा फंडा है कि देश में किसी भी तरीके से लूट मचाओ, चाहे इन्हें पार्टी की टिकटें बेचनी पड़े, चाहे इन्हें सरकारी सिस्टम को बेचना पड़े, कंपनियों को बेचना पड़े। इनका मकसद केवल और केवल पैसा है। देश को इन्होंने डुबो दिया है। व्यापार घाटा चाइना के साथ ही $100 अरब को क्रॉस कर चुका है। विदेशी कर्ज 125 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। और पीएम केयर्स घोटाला मोदी जी ने किया, जिसमें दुनिया से, जनता से इतना पैसा वसूला गया, बाद में कह दिया गया ये तो निजी ट्रस्ट है, ये तो उसके दायरे में नहीं आती। कितनी ही सरकारें सीबीआई ईडी की आड़ में गिराई गई। पैसा जो 2 नंबरी पैसा बीजेपी ने कहीं इकट्ठा कर रखा है, उसका उपयोग कर करके सरकारें गिराई गई। अच्छा, आर.के. मिश्रा जी आपकी बात पर जवाब देना चाहते हैं। और आर.के. मिश्रा जी, विजय कौशिक जी कह रहे हैं देश को बर्बाद कर दिया, बीजेपी दावा कर रही है हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। साथ ही साथ ये जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, इसको लेकर जो आरोप अभी लग रहे हैं, उसका भी जवाब दे दीजिए। और मुझे बताइए कि जेपी नड्डा ने ऐसा क्यों कहा कि पढ़े लिखे अनपढ़ हैं ये लोग? एक चीज मैं बताता हूं रत्ना जी, यहाँ पर विजय कौशिक जी कह रहे हैं, मुझे लगता है जो कि राहुल गांधी जी बिना तथ्य के बहुत ऐसे विषय इन्होंने बोला है, क्योंकि खास करके कोर्ट में माफी भी मांगनी पड़ी। मैं तो विजय कौशिक जी को मेरे मित्र हैं, मैं उनको सलाह देना चाहूंगा। विजय कौशिक जी बोलने दीजिए आर.के. मिश्रा जी को। विजय कौशिक जी मैं सलाह देना चाहूंगा, मैं सलाह देना चाहूंगा जो कि ऐसे तथ्य, जैसे इन्होंने बहुत सारे घोटाले गिनाए, इन्होंने बहुत सारा अभी आपने देखा जो कि किस तरह से विजय कौशिक जी ने कहा। और मैं सलाह देना चाहूंगा जो कि ऐसे तथ्य या ऐसे विषय न बोले जिसमें कोई तथ्य ना हो, कोई विषय ना हो, जो कि बाद में जाकर के इनको माफी मांगनी पड़े। दूसरी बात यह है जो कि जिस तरह से नैरेटिव सेट करना, ये बात आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और विपक्षी दलों से सीखना चाहिए। नैरेटिव सेट कैसे किया जाता है। अभी 2-4 दिन पहले आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है और एक प्रतिष्ठित अखबार ने उस चीज को छापा है। 4 से 5 साल के अंदर में 8 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ है। ये आरबीआई की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे पास है, ये प्रतिष्ठित अखबार है और उसमें लिखा गया है। ये बेरोजगारी मैं मान सकता हूं क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उसी तरह से उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना कंटिन्यू प्रोसेस है। लेकिन कहीं ना कहीं आप कहेंगे जो ये बेरोजगारी, इसमें हम बेरोजगार, यानी आप कह रहे हैं ये आरोप बेबुनियाद है। विजय कौशिक जी 10 सेकंड में अपना जवाब दे दें। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद विनय कुमार जी बोलेंगे। मेरे बड़े भाई भाजपा प्रवक्ता ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि जो बातें मैंने कही हैं बगैर तथ्य की कही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं कि अगर मैं तथ्य पेश ना कर पाऊं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरे पास हर चीज का तथ्य है, सबूत है। यानी आप कह रहे हैं आपने बयान पूरी जिम्मेदारी से दिया है और आगे माफी मांगने की नौबत आपकी नहीं आएगी। ठीक है, विनय कुमार जी आप क्या कह रहे हैं? आर.के. मिश्रा जी से मैं पूछना चाहता हूं, चलिए मैं नहीं कहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने कहा, मैं वही बात को कोट कर देता हूं। मोती सिंह ने कहा, मैं अपने 42 साल के राजनीतिक कैरियर में उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा हमने अभी तक देखा ही नहीं। क्या उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं कि और आर.के. मिश्रा जी जवाब देना चाहते हैं आपकी बात पर? ठीक है आर.के. मिश्रा जी जल्दी से मुझे वाइंड अप करना है। विनय कुमार जी बोलने दीजिए अब उनको, आप ही के आरोप का जवाब दे रहे हैं। आर.के. मिश्रा जी बोलिए।
विनय जी ने कहा जो कि 42 साल से हम राजनीति में हैं और ऐसा भ्रष्टाचार का मैं नहीं, मोती सिंह जी ने कहा। अरे सुन मैंने लीजिए नहीं ना, कहा, सुनिए। मैंने अरे नहीं कहा मोती सिंह, आपके अरे मंत्री ने ठीक कहा। है, आपने कहा, इस चीज को उजागर किया ना आपने। मैं कहता हूं ऐसे नेता, मुझे लगता है क्यों ना जाकर के ऐसे अगर भ्रष्टाचार होते हैं तो मुख्यमंत्री जी से मिलें या प्रधानमंत्री जी से मिलें, जाकर आप के अपने उनको मंत्री बताएं। को सलाह दीजिए, आप अरे- अपनी मंत्री को सलाह दीजिए। अरे ना ये। बिल्कुल विनय सलाह कुमार जी, देंगे टाइम भाई। यूं ही खत्म हो जाएगा, वो जवाब दे रहे हैं, देने दीजिए। हाँ बोलिए विनय जी, आरती मैं तो मिश्रा कह जी। रहा हूँ बिल्कुल वो बिल्कुल आरती मिश्रा ऐसे जी जल्दी से। भ्रष्टाचार सिस्टम हाँ। को जाकर के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी से मिलें हाँ। और बोलें जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा मिश्रा है। जी, इस तरह से हम बदलापुर के सिस्टम- विधायक- यानी आप कह रहे हैं अगर बदलापुर भ्रष्टाचार करेंगे। की कहीं भी कोई भी खबर है तो वो सबूतों के साथ में पेश करें, आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल, दोनों बिल्कुल पार्टी रत्ना या जी। पक्ष विपक्ष के बीच में ही चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। चूंकि बीजेपी हार को लेकर समीक्षा कर रही है और विपक्ष पर अलग अलग तरीके से निशाना साध रही है, लेकिन भविष्य की तैयारी पक्ष की भी है विपक्ष की भी है। जनता को तय करना है कि भरोसा किस पर आगे जमाना है, भरोसा किस पर करना है और किसको सत्ता में लाना है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर लौटेंगे।